सबसे पहले तो सभी सीनियर सिटीजन्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप एक पेंशनर हैं और साथ में आपकी कैपिटल गेन इनकम भी है, तो आपको हमेशा ITR 2 ही फाइल करनी होगी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको पेंशन इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनकम भी हो रही है, तो उसके लिए ITR 2 की फाइलिंग कैसे की जाएगी। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं, जैसे कि आप अपना 26AS डाउनलोड कर लेंगे, अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे, पेंशन का आपका अमाउंट कितना है। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप अपनी बैंक पासबुक से अपना पेंशन का 12 महीने का अमाउंट ले लेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी ले लेनी है या पासबुक ले लेनी है, जिसमें से आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट निकालेंगे। सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर की FD से इंटरेस्ट की इनकम भी होती है। उसके लिए आप बैंक से सर्टिफिकेट ले लेंगे कि पूरे साल में आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। AIS और 26AS में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं होती हैं। तो आपको जब भी अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट करनी है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपने अमाउंट्स को लेना है। कैपिटल गेन के लिए भी AIS में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन आपको जो बेस बनाना है वो आपका AIS नहीं होगा। आपको अपना ब्रोकर्स स्टेटमेंट डाउनलोड करना है एक्सेल फॉर्मेट में, और वहाँ से आप सारी फिगर्स को ITR में फिल करेंगे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के लिए भी आप रिडेम्पशन सर्टिफिकेट से सारी फिगर्स को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं, incometax.gov.in। यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको अपनी TDS की फिगर्स मिल जाएंगी, जो कि आपको अपने ITR फॉर्म से क्रॉस वेरीफाई करनी होंगी। और इसी के नीचे आपको लास्ट में मिलेगा AIS को भी आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि AIS में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। कई बार हम छोटे मोटे अमाउंट की ऑनलाइन गेमिंग कर लेते हैं या हमारी क्रिप्टो इनकम हो जाती है और हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब हम AIS को ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और इनको हम अपने ITR में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके AIS में इस तरह की कोई भी इनकम आ रही है जो कि आपने अपने ITR फॉर्म में नहीं दिखाई है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप अपने AIS को ज़रूर डाउनलोड करिए और उसमें जो भी इनकम्स आ रही हैं वो आपके ITR में रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अब हम फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर असेसमेंट या 26-27 लेंगे, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे। For individuals and HUF not having income from profit and gains of business or profession। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आप ITR 2 की फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड किया, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो आपको एंड में एक पॉइंट मिलेगा अदर्स का, यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपको शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप कौन कौन सी इनकम अपनी ITR में रिपोर्ट करना चाहते हैं। इनकम पर जाएंगे, यहाँ पर सैलरी टिक कर ली। अगर आपको रेंटल इनकम दिखानी है तो आप हाउस प्रॉपर्टी पर टिक लगा लेंगे। आपको पेंशन इनकम दिखानी है तो वो भी आप सैलरी के हेड में ही दिखाएंगे। कैपिटल गेन्स के लिए टिक लगा लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल 112A है, यहाँ पर टिक लगा लेंगे। देन शेड्यूल अदर सोर्सेज है, जिसमें कि हम इंटरेस्ट, डिविडेंड रिपोर्ट करते हैं। कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पर स्किप करेंगे, ओके।
सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपको अपना एड्रेस अपडेट कर लेना है, जिसके लिए इस बार एरर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को ओपन करके अपने एड्रेस को, सेकेंडरी एड्रेस को अपडेट कर लें। इसके बाद आप फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे। यहाँ पर सेक्शन 139(1) ही रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है तो नो पर टिक रहने देंगे, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, क्योंकि उसमें आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। 5 लाख के ऊपर फिर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी सब में नो कर देंगे, यहाँ भी हम नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स आती हैं, यहाँ पर आपके सारे बैंक्स डिस्प्ले होंगे, क्योंकि सब जगह आपका पैन और आधार लगा हुआ है। इनमें से किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करेंगे और कंफर्म करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम आ जाते हैं सैलरी के शेड्यूल पर। क्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके AIS से आपकी पेंशन इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर बस 1-2 चीजें आपको एंटर करनी है, तो एडिट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय थे तो यहाँ पर आपको PSU पेंशनर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बैंक PSU में ही आते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में थे तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बेसिक सैलरी ये आपका पेंशन का अमाउंट है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपकी 12 महीने की पेंशन का अमाउंट है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। अगर आपके AIS में गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी 12 महीने की जितनी भी पेंशन अमाउंट है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पशंस, परक्विजिट्स, ये सब पेंशनर के केस में नहीं होते हैं, और यहाँ पर अगर ये सब एम्प्टी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसे आप डिलीट कर देंगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, इसे भी डिलीट कर देंगे। सेव किया। टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ गई, और डिडक्शंस इसमें मिल जाएंगे हमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कंफर्म कर दिया। पेंशन इनकम के बाद आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। किसी हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रही है, सबसे पहले आपको एड्रेस देना है प्रॉपर्टी का, स्टेट, कंट्री, पिन कोड सब यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर कौन ओनर है, सेल्फ, माइनर, स्पाउस, वो आपको सेलेक्ट करना है। हमने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया। इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, क्या इसमें कोई को ओनर भी है या ये सिंगल ओनर के नेम में है। यहाँ पर हमने नो सेलेक्ट कर दिया कि को ओनर कोई नहीं है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट ले लिया। जब हम यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें टेनेंट की डिटेल्स भी देनी होंगी। ऐड अनदर पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको टेनेंट का नेम देना है, जो कि कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क लगा हुआ है। फिर है पैन, आधार नंबर, ये सब देना ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई भी रेड मार्क नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर पैन नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं। देन आता है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड ए पॉइंट में।
यहाँ पर जो भी आपको रेंटल अमाउंट आ रहा है वो आप ले सकते हैं। 2,40,000 हमने यहाँ पर रेंटल वैल्यू ले ली। इसमें से हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा जो कि फिक्स्ड है। तो ये यहाँ पर 72,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। अगर आपने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्लिक किया, ऐड अनदर पे क्लिक किया। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस आपको देनी होंगी, जैसे कि लोन आपने कहाँ से लिया है, बैंक से या अदर देन बैंक, यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पर आपको लोन का अकाउंट नंबर देना होगा, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन देना है, अमाउंट ऑफ लोन कितना था, और एज ऑन 31 मार्च 2026 लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ले लेना है कि कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है, वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है और वो भी सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी की आपकी रेंटल वैल्यू है। मान लिया कि आपकी रेंटल वैल्यू कम है और आपका लोन का इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल वैल्यू है 1 लाख रुपए की और आपका लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, तो ये माइनस की फिगर आ जाएगी। रेंट में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो -1 लाख आ जाएगा। ये -1 लाख आपका ना तो किसी इनकम के साथ एडजस्ट होगा और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए जितनी रेंटल वैल्यू होती है मैक्सिमम डिडक्शन उतना ही मिलता है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। हमने जो 2,40,000 की रेंटल वैल्यू ली है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। लोन का अमाउंट हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है और हम सेव कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद है मेन शेड्यूल कैपिटल गेन का। ओके, यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही मिलता है। शॉर्ट टर्म में आएंगे, अब हमें दिखाना है अपना इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म या फिर म्यूचुअल फंड्स का शॉर्ट टर्म जिस पर कि एसटीटी पेड हुआ है। एसटीटी पेड हुआ है ये आपको पता चल जाएगा अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उस प्लेटफॉर्म से अपना कैपिटल गेन स्टेटमेंट या फिर टैक्स PNL टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है एक्सेल फॉर्मेट में। और इस शेड्यूल के अंदर जो भी अमाउंट्स हमें फिल करने हैं वो हमें इसी स्टेटमेंट से लेने हैं। और इसी स्टेटमेंट में आपको एक्सपेंसेस भी दिए होते हैं कि आपसे ब्रोकरेज कितना चार्ज किया गया है, STT कितना है, GST कितना लगा है, अदर चार्जेस, ये सब DP चार्जेस, ये सब आपको अपने स्टेटमेंट में मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। और STT वाले इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको जाना है सेकेंड नंबर पॉइंट पर, ऐड अनदर किया, सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 111A। यहाँ पर हमने सेल कंसिडरेशन ली, मान लेते हैं कि 2 लाख की हमारी सेल कंसिडरेशन है, मतलब सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये ले लिया हमने 50,000। एक्सपेंडिचर जो कि हमें शीट से मिल जाएंगे, मान लेते हैं कि 5,000 के हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, सेव कर दिया। ये एंट्री यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म पर जाना है, लॉन्ग टर्म पे ओपन करेंगे, हमें जाना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पर कि STT पेड होता है, सेक्शन है 112A। और जब हम इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं तो उस पर हमें 1.25 लाख का एग्जाम्पशन भी मिलता है। 1.25 लाख प्रॉफिट में से माइनस कर देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उस पर 12.5% का रेट लगता है टैक्स का।
और जो हमने अभी ऊपर देखा था शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी आपका प्रॉफिट बनता है तो उस पर 20% का टैक्स रेट लगता है। तो हमने थर्ड पॉइंट पर ओपन किया, एडिट किया, व्यू शेड्यूल, ऐड अनदर। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि जो भी हम यूनिट्स दिखा रहे हैं वो हमने एक्चुअली परचेज कब की थी, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज की थी, या 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज की हैं। तो हमने बाद वाले ऑप्शन को ले लिया। अब यहाँ पर हमें सेल वैल्यू देनी है, टोटल सेल वैल्यू लेंगे, शेयर वाइज या स्क्रिप्ट वाइज यहाँ पर वैल्यूज नहीं लेनी है, टोटल वैल्यू ले लेंगे। 5 लाख हमने ले लिया यहाँ पर। और कॉस्ट ऑफ परचेज हम 2 लाख ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर हमने 10,000 ले लिए, जो कि हमें अपनी शीट से मिलेंगे। ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आ गया, सेव कर देंगे। इस तरह से एंट्री यहां पर आ जाएगी, कंफर्म किया। फिर से सेव कर दिया। और लॉन्ग टर्म में इस तरह से यहाँ पे ये एंट्री रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाद हमें सबसे एंड में यहाँ पर F नंबर पॉइंट में जाना है और जो भी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो हमें यहाँ पर देना होगा। शॉर्ट टर्म में जो भी हमारा प्रॉफिट निकला है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, वो 20% वाला प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। और लॉन्ग टर्म में जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हम यहाँ 5th नंबर पॉइंट में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। यहाँ पर हमें वैल्यू दे देनी है लॉन्ग टर्म की। वैल्यूज देने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। देन हमें शेड्यूल 112A को ओपन करके कंफर्म कर लेना है। फिर शेड्यूल अदर सोर्सेज आएगा, फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका डिविडेंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंटरेस्ट ग्रॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें टोटल है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट। अगर ये वैल्यूज आपके स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही हैं तो आपको एडिट पर क्लिक करना है और इन वैल्यूज को चेंज कर लेना है। इसके बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है शेड्यूल साइला। इसे ओपन करेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर करेंट ईयर में आपके कोई भी लॉसेस हैं तो वो इस शेड्यूल के अंदर सेट ऑफ होते हैं। फिर है शेड्यूल बाफला, जिसमें कि पिछले साल के अगर कोई भी लॉसेस हैं तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आते हैं। और ये है शेड्यूल CFL, जिसमें कि आपके लॉसेस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमारी इस ITR में तो कोई भी लॉसेस नहीं है, लेकिन अगर आपकी ITR में कोई भी लॉसेस हैं तो आपको शेड्यूल बाफला और शेड्यूल CFL पर ध्यान देना है कि सही से आपके लॉसेस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों शेड्यूल्स को ओपन करेंगे और बस कंफर्म करेंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल SI। यहाँ पर आपके टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला 1,45,000 का प्रॉफिट आया था, उस पर टैक्सेस की कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आपको फिगर मिलेगी 29,000 का। इस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है एट द रेट ऑफ 20%। इसी तरह से जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112A वाला, उस पर भी टैक्सेस की कैलकुलेशन हुई है और ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये 1.25 लाख को माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट हुआ है। और सबसे एंड में हम आएंगे इसी वाले शेड्यूल में, तो एंड में हमें टोटल अमाउंट दिख जाएगा कि हमारी जो भी हमने यहाँ पर कैपिटल गेन की इनकम दिखाई है उस पर टोटल टैक्सेस कितने बन रहे हैं।
कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर आप अपनी इनकम्स चेक कर सकते हैं, सैलरी में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैपिटल गेन कितना है और टोटल ग्रॉस इनकम आपकी कितनी है 15th नंबर पॉइंट में, एग्रीगेट इनकम, और इसे कंफर्म किया। नेक्स्ट है टैक्सेस पेड। अगर पेंशन का कोई भी टीडीएस है तो वो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। आपकी एफडी पर कोई भी टीडीएस है या डिविडेंड पर टीडीएस है तो वो टीडीएस 2 में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे कि हमारे इस आईटीआर में टैक्स लायबिलिटी निकल रही है कैपिटल गेन की, तो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे और अपने टैक्सेस को पे करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास चालान डाउनलोड होके आएगा उस चालान की डिटेल्स हमें इस वाले शेड्यूल में देनी होंगी। उसके बाद ही हम अपनी आईटीआर को अपलोड करेंगे। अभी हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट शेड्यूल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपको टैक्स पेबल का अमाउंट मिलेगा। यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो नॉर्मल स्लैब वाली इनकम है उस पर कितना टैक्स बना है और जो आपकी स्पेशल रेट मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है उस पर कितना टैक्स बना है। टोटल टैक्सेस आपके यहाँ डी पॉइंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसमें से हमें रिबेट भी मिलेगा क्योंकि जो हमारी नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है वो 12 लाख से कम है, तो यहाँ पर हमें रिबेट भी मिलेगा। रिबेट माइनस करने के बाद आपके टैक्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसमें 4% का सेस ऐड हुआ है और ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल लायबिलिटी। इसमें से आपके टीडीएस अगर कुछ हैं तो वो डिडक्ट हो जाएंगे। टैक्सेस पेड 15th नंबर पॉइंट में ये टीडीएस का अमाउंट है, ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। कोई एडवांस टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं तो वो भी यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे और ये आपकी नेट वैल्यू नीचे आ जाएगी कि आपका टैक्स पेबल बना है या टैक्स रिफंड बना है। अब यहाँ पर हमें टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा टीडीएस का अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा था। लेकिन अगर आपके केस में टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है तो आपको पहले तो टैक्सेस का पेमेंट करना है और उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को अपलोड करेंगे। आईटीआर अपलोड करने से पहले आप ये ज़रूर देख लेंगे कि आप टैक्स पेबल के साथ अपनी आईटीआर को कभी भी अपलोड नहीं करेंगे। टैक्सेस का पेमेंट करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो चालान है उसकी डिटेल्स अपने आईटीआर में ज़रूर देनी है और उसके बाद ही जब आपकी लायबिलिटी यहाँ पर निल हो जाएगी तभी आपको अपनी आईटीआर को अपलोड करना है। अगर रिफंड निकल रहा है तब आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है और अपनी आईटीआर को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप आधार ओटीपी से उसका ई वेरिफिकेशन कर लेंगे। और आईटीआर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि आईटीआर आपकी कितने दिन में प्रोसेस होगी। इसके लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं दावा कर सकता है कि इतने दिनों में आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। ये कम्प्लीटली डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। वो चाहे तो 1 दिन में भी आपकी आईटीआर प्रोसेस कर देते हैं और चाहे तो 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। जिन आईटीआर्स में रिफंड का अमाउंट बहुत छोटा होता है या जो निल आईटीआर्स होती हैं जिनमें ना टैक्स लायबिलिटी है ना रिफंड अमाउंट है, वो वाली आईटीआर्स जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। लेकिन जिनमें रिफंड ज़्यादा है 50,000 1 लाख, वो आईटीआर्स थोड़ा समय लेती हैं, मतलब 2 से 3 महीना उसमें लग जाता है। आईटीआर में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको रिवाइज करने की डेट 31 दिसंबर तक होती है, लेकिन अभी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। 31 मार्च तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे तब आपसे कुछ लेट फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर तक कोई भी लेट फीस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है अगर आप अपनी आईटीआर को फिर से रिवाइज करते हैं।
इसलिए 31 दिसंबर तक आप चेक ज़रूर करते रहिएगा कि आपकी ITR प्रोसेस हुई है या नहीं। इन केस प्रोसेस नहीं हो रही है तो आपको एक बार इसे रीचेक करना होगा कि कहीं आपने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, या फिर आप डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं कि आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा और हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर ITR फाइलिंग के लिए आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।